नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। मेरे रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं पिछले 2 साल से। रेगुलरली इन्हें मैंने क्लासेस में देखा है, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन हुई है। और आज जब इनकी पोजीशन, आज इनका जब सक्सेस मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि रेगुलरली बातें रहती थी, एक कनेक्शन था इनके साथ पिछले 2 साल से। तो इनके सक्सेस को देख के बहुत ही प्राउड फील होता है। लेट मी इंट्रोड्यूस आकाश दत्ता, जो करंटली अभी एसबीआई जूनियर एसोसिएट हैं, साथ ही साथ यूबीआई में एज ए पीओ भी सिलेक्टेड है, और इसके अलावा भी कई एग्जाम्स हैं जो इस साल इन्होंने क्लियर की। तो इनसे हम बातचीत करते हैं। वेलकम आकाश, कैसे हैं? थैंक यू सर, बहुत अच्छा हो अभी। अच्छा, बहुत अच्छे। तो आकाश, आपको अपने चैनल पे काफी बच्चे जानते हैं, आपके भी जैसे कि अपने ज्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके ग्रुप्स बन जाते हैं कि जो सेम सोर्सेज को फॉलो करते हैं या किसी ग्रुप के थ्रू जुड़ जाते हैं। तो आपको जानते काफी लोग हैं, और आप में से आपके जो साथी जो ग्रुप में बच्चे होंगे, उनमें से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ और कई बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसे भी अपने चैनल पे नए स्टूडेंट्स हैं जो इस साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए वो जानना चाहते हैं कि यार क्या तरीका क्या है, कैसे क्या क्या चीजें फॉलो करने की जरूरत है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एक नटशेल में ऊपर ऊपर बताओ, फिर अपने उन सभी पॉइंट्स को डिटेल में डाइव इन करेंगे। मतलब फर्स्ट बोलूंगा कि एक वीक तुम पहले, जो जो बिगिनर्स है मैं उनको बोलूंगा कि एक वीक पहले तुम पूरा सिलेबस देखो। मतलब क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, ऊपर ऊपर से देखो। उसके ऊपर तुम, उसके बाद तुम टीचर्स सिलेक्ट करो कि हर एक टीचर देखो। उसके बाद सिलेक्ट करो कि तुम्हें कौन सा समझ आ रहा है। जैसे मैंने आपको देखा था, बहुत सारे टीचर को देखा था, बट मैंने फाइनलाइज रूप से को किया था क्योंकि मैंने देखा था रेगुलर प्रैक्टिस होता है इस चैनल पे। पहले क्या होता था, एक दिन क्लास होगा, दूसरे दिन नहीं होगा। फिर तुम उसके बाद टॉपिक सिलेक्ट करो, देखो ये टॉपिक्स है, मेरे को ये टॉपिक करना है और कितना दिन में मैं कर सकता हूँ। तो पहले पजल्स को छोड़ के रीजनिंग के लिए मैं बोला, मिसलेनियस टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लो तुम, एक दो हफ्तों में पूरा कर सकते हो। वो जब हो जाए उसके बाद तुम पजल्स देखो कि पजल्स पहले बनाते कैसे है, कैसे उसको रीड करते हैं, कैसे कंडीशंस लिखते हैं। उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे 20 बनाओ, 30 बनाओ दिन में। पहले टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 6 मिनट लगेगा, बट आस्ते आस्ते जितना बनाओगे वो टाइम ड्यूरेशन कम होता जाएगा। मैं तो यही बोलूंगा, रीजनिंग के लिए यही बेस्ट है। और उसके बाद मॉक दो। रीजनिंग में एक बार अगर तुम्हें सब सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद तुम्हें और उसको मतलब देखना ही नहीं हो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सिर्फ लगेगा रीजनिंग में 2 चैप्टर्स में, इनइक्वालिटी एंड सिलोगिज्म। और उसके ऊपर बाकी पूरा प्रैक्टिस पे है। और उसके बाद मैथ्स में, हाँ, और मैथ्स में भी फिर तुम देखो कि क्या क्या आता है। उसके बाद तुम, मैं तो बोलूंगा पहले परसेंट, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, स्क्वायर, क्यूब, रूट्स, ये सब देखो। बेसिक चीज कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे स्क्वायर्स में यूज करते हैं। उसके ऊपर तुम परसेंटेज, रेशियो और एवरेज से शुरू करो। ये 3 चैप्टर हो गया, तो बाकी सब तुम कर सकते हो। उसके ऊपर डीआई कैसलेट में ज्यादा ध्यान दो क्योंकि यही आता है एग्जाम में। एंड थर्डली, इंग्लिश के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ मॉक्स और एडिटोरियल्स दिया था। क्योंकि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं यही बोलूंगा कि मॉक्स और एडिटोरियल्स दो। और जीए हर रोज करो, किसी एक सोर्स को पकड़ लो, एक ऑडियो वीडियो सोर्स और एक पीडीएफ सोर्स, और इधर से डेली करो, सब कवर हो जाएगा। अच्छा आकाश, ये आपने ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे दिया। अब देखो यार, जब भी कोई नया बच्चा स्टार्ट करता है, इसके जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कि सर इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज किया जाए। मतलब क्या, सबसे पहले तो ये सवाल होता है कि यार सर मैं 3 महीने में सिलेक्शन ले लूंगा या ले लूंगी, मैं 6 महीने में सेलेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो वैसे तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि इतना दूर का पहले से मत सोचो कि 3 महीने बाद क्या होगा, क्योंकि फिर जो जर्नी है बहुत ज्यादा लंबी लगने लग जाएगी। तो डे बेसिस पे क्या करना चाहिए, जैसे कि लेट्स से मैं एक बिगिनर हूं, मैंने 20-25 दिन में सारे टॉपिक्स देख लिए, सभी चीजों के, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, सभी के मैंने बेसिक बेसिक टॉपिक्स देख लिए। एक सर्टेन लेवल पे प्री वाली जो प्रैक्टिस है वो भी कर दी। अब वो 20-25 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद अब मैंने क्या किया, मॉक्स देना स्टार्ट। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, मैं भी यही सजेशन देता हूँ, मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया। तो मॉक्स कितना फ्रीक्वेंटली देना चाहिए सबसे पहले प्री के लिए, आप बताओ। अगर एग्जाम दूर है अभी, तो मैं तो बोलूंगा वीक में 3 दे सकते हो तुम, 3 3 दिन दो, और बाकी दिन उस पर एनालिसिस करो कि कहाँ छूट रहा है, क्या मिस हो रहा है।
अच्छा। और जब एग्जाम आ जाए, मतलब एक नोटिफिकेशन निकल गया, हाँ जी। उसके बाद तो तुम डेली दो, और 1 महीने पहले तो दो दो, हर दिन दो दो। और 25 दिन बाद तो मैं बोलूंगा, तुम अगर सब कुछ हो गया खत्म, तो अभी तुम मेंस में शिफ्ट करो। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गया, तो फिर तुम मेंस के क्वेश्चन में शिफ्ट करो। और मैं तो यही एक चीज सबको बोलता हूँ, अगर तुम मेंस का क्वेश्चन नहीं किए तो तुम्हें प्री में भी अच्छे मार्क्स आने का चांसेस बहुत कम होता है। क्योंकि मेंस से ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आता है। मेंस का एक एक डीआई तुम्हारा 5 प्री का डीआई का सेम है, तब भी इक्विवेलेंट नहीं होगा शायद। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए तुमको मेंस में शिफ्ट करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा प्री में बहुत अच्छा स्कोर आने का बहुत, मतलब चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा मेंस नहीं करोगे तो नहीं होगा, बट आई विल टेल एवरीवन कि 1 महीने बाद अगर तुम्हारा सब कुछ कवर हो गया तो मेंस में शिफ्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके करो। तो ये आपने मेंस के लिए बताया कि मेंस में देरी नहीं करनी चाहिए शिफ्ट करने के लिए, मेंस की प्रैक्टिस आपको पैरेलल स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है। मेंस में भी बड़ा बच्चों के वैसे रहता है कि काफी अपने ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जिनको 2 साल हो गए, 1 साल, 3 साल हो गए, कि सर प्री सारे क्लियर हो जाते हैं बट मेंस में किसी में भी नंबर नहीं अच्छे आते। तो उनको वो क्या कॉमन गलतियां करते हैं बच्चे? जैसे आपको कितना टाइम हो गया था प्रिपरेशन किए हुए, ये तो अपने ने बात ही नहीं की। मैंने नवंबर 2020 से शुरू किया था प्रिपरेशन। हाँ जी। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था आईयूपीएस क्लर्क 2020, हाँ जी। आईयूपीएस पीओ और आरआरबी पीओ। हम्म। एसबीआई पीओ पिछला साल दिया था, जो मैंने 3 महीने पढ़ के दिया, 2 महीने पढ़ के दिया था पूरा। हाँ जी। तो मेरा 2020 में हर एक प्री क्लियर हुआ था। एसबीआई पीओ जस्ट 0.5 से छूट गया था। अच्छा। तो उसके बाद मैंने मेंस देने गया था 3 महीने में, तो वही अच्छा। जो बोले थे 3 महीने में क्लियर हो सकता है कि नहीं। हम्म। तो मैं तो बोलता हूँ टफ है, क्योंकि तुम्हारा स्पीड ही डेवलप नहीं होगा तब। अच्छा। स्पीड और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आने में टाइम लगता है, वो तुम जितना प्रैक्टिस करो। बट एक चीज बोलूंगा, जब मैंने वो दिया था, फेल हुआ था, मैंने आरआरबी पीओ इंटरव्यू तक गया था 2020 में। तो जब मैं फेल हुआ था, तब मेरे को मार्क्स आने से पता चल गया था कि कहाँ कहाँ मेरा वीक पॉइंट है, और ये मैं सेट कर सकता हूँ। तो और एक चीज बोलूंगा, उसके बाद जब मेंस से मैंने फिर से प्री दिया, एसबीआई क्लर्क का प्रिपरेशन किया था, तब मेरा मार्क्स अचानक से डेवलप हो गया था प्री में, क्योंकि मैंने मेंस का प्रैक्टिस किया था। वो अच्छा। जब इतना इतना बड़ा बड़ा आईपीएस क्लर्क मेंस, आईपीएस पीओ मेंस और आरबी पीओ मेंस के लिए, तो अच्छा। जब मैं उसके लिए प्रिपेयर किया था, तो मेरा प्री का मार्क्स अचानक से 90 परसेंटाइल आ गया था, जो पहले नहीं आया था जब मैंने पहला दिया था। अच्छा। तो वही एक बेसिक मिस्टेक्स है। और मैं जो बोलूंगा कि मेंस जब प्रिपेयर कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट एकदम जब एग्जाम नहीं आए तब तक मत दो, अच्छा। सबमिट करके दो। फुल मॉक मत दो, अच्छा। सबमिट करके प्रैक्टिस करके दो। क्योंकि अगर तुम फुल मॉक दोगे, तुम्हारा 3 आवर्स है, तुम्हारा एनर्जी जाएगा, तुम लेस कॉन्फिडेंट फील करो कि मॉक में तो ऐसे ही टफ आता है, कि मेरे को इतना ही आ रहा है, ये कैसे करूँ, मेरा तो और कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, मैं मैक्सिमम सॉल्व भी नहीं कर पाऊँ। और मेंस का एक प्रॉब्लम होता है कि मेंस 3 आवर का तुम मॉक देते हो, उसका एनालिसिस कोई नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट, उतना टाइम नहीं होता किसी को कि 3 आवर्स मॉक दो, फिर 4-5 घंटा का एनालिसिस करो कि सब बैठ बैठ के दो। तो मैं तो बोलूंगा कि अगर तुम मेंस का मॉक दे रहे हो, तुम चूज करो कि एग्जाम में तुम कौन सा बना सकते हो क्वेश्चन, जो तुम्हें लगे कि एग्जाम में ये बन बन सकता है, उसको ही तुम सॉल्व करो और उसको प्रॉपरली करो। ना आए ना आए, जितना भी देर में करो, रियलिस्टिक एक टारगेट हो कि इतना देर में मेरे को करना है, और वही प्रैक्टिस करोगे। ऐसा मत करो कि जो तुम एग्जाम में कभी कर ही नहीं सकते उसको तुम लेके बैठ गए और उसके ऊपर बोलो कि मेरे से तो मेंस का पजल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, या डीआई नहीं होगा। अच्छा, तो मॉक्स में वैसे जैसे कि मान लेते हैं कुछ बच्चे एडवांस लेवल पे ऑलरेडी, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री की ऑलरेडी उनके सब क्लियर हो रहे, मेंस में भी उनको थोड़ा टाइम हो चुका है, महीना भर तो हो ही चुका है प्रैक्टिस करते हुए, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, तो उनको मेंस के मॉक्स देने चाहिए, मतलब वीक में एक फुल मॉक तो देना ही चाहिए ना मिनिमम। अगर पूरा एडवांस में चले गए हो कि पूरा कॉन्फिडेंट हो कि आता है, सब कुछ आता है, तब तो दे सकते हो तुम, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि अगर बिगिनर स्टेज में, हाँ हाँ, हाँ सेमी एडवांस में भी हो, तो मैं अच्छा। बोलूंगा कि पहले कॉन्फिडेंस गैदर करो कि सबमिट कर करके कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं हाँ कर जी। पा रहा हूँ, सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। उसके हम्म। बाद तुम मॉक दो, क्योंकि तब तुम कॉन्फिडेंट हो गए कि मेरे को आता है, मेरे को, हाँ जी। तब तुम्हारा अचानक से कॉन्फिडेंस पूरा अप हो जाएगा।
मतलब बेसिकली आकाश बोलना चाहते हैं कि पहले आप इस्टेब्लिश कर लीजिए, जैसे प्री में भी जो अपनी स्टेज थी ना, कि प्री में स्टार्टिंग से अपने ने मॉक्स देना नहीं स्टार्ट किया, अपने ने 20 से 25 दिन का जो टाइम दिया जिसमें अपने ने सारे सब्जेक्ट्स के अपने यूज टू हुए जितने टॉपिक सॉरी थे यूज टू हुए, उनकी एक सर्टेन लेवल पे थोड़ी प्रैक्टिस भी की, और उसके बाद फिर अपने ने मॉक्स देना स्टार्ट किया। मेंस के लिए भी वही सेम स्ट्रक्चर है कि यार थोड़ा टाइम आपने दे दिया, सबमिट कर करके प्रैक्टिस करके आपको सारे भी नहीं तो मेजोरिटी जो टॉपिक्स है उनमें आप कॉन्फिडेंट हो चुके हो, आपको एक वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि यार सर्टेन लेवल का जो पूरा सेट आता है, पूरा मॉक आता है, उसमें से मैं जितनी जनरली जरूरत रहती है उतना मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप मॉक्स दिया करें। मैं इस बार यार बच्चों को, वैसे मैं ज्यादा बोल रहा हूँ कि आप लोग सेक्शनल मॉक्स, जैसे मैं अपने प्लस वाले स्टूडेंट्स को और अपने यूट्यूब हाँ वालों को साल सेक्शन, से मैं हाँ बोलना स्टार्ट किया है कि यार क्योंकि अपने ज्यादातर अपने चैनल पे जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी मतलब उनको पढ़ पढ़ के बुढ़ापा आने लग गया है। हाँ, तो मैं सेक्शनल का बोलूंगा, सेक्शनल दो क्योंकि वो नीडेड है। हाँ बट जी, फुल मॉक से तुम्हें इरिटेशन हो जाएगा, 3 घंटा हाँ बैठ के मीन्स फुल का। फुल मॉक ज्यादा है। सेक्शनल दो, हाँ उसका मैं भी सेक्शनल दो। हाँ उसका मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं डेली एक फुल मॉक देता हूँ, तो मैं कहता यार पूरा रोजाना फुल मॉक देने के बाद फिर और पढ़ने का टाइम कहाँ मिलता है आपको? फिर पूरा फुल मॉक अगर आप दे दोगे मतलब 3 घंटा बैठने के बाद फिर आगे कंसंट्रेशन बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। कितना बड़ा पेपर होता है 3 घंटे का, तो यार इतना दिमाग ही थक जाता है पूरा। और और एक चीज सबमिट करके तुम्हें एक और चीज होता है कि तुम्हें क्वेश्चन का आइडिया हो जाता है कि मेरे फुल मॉक में ये टोटल क्वेश्चन आता है। क्योंकि हम्म। जिन लोग का आइडिया नहीं होता वो फर्स्ट क्वेश्चन से ही बैठ जाता है कि ये हाँ इससे बनाता हूँ। और तो अगर तुम फुल मॉक एक बार सबमिट करके देखो तो सब क्वेश्चन दिखने लगेगा कि अच्छा, डुएबल क्वेश्चन तो लास्ट में थे, मैंने तो स्टार्टिंग से पूरा करना शुरू कर दिया। तो वो ये है कि तुम्हें क्वेश्चन चूज करना सीखना होगा मेंस में। अच्छा अच्छा। हाँ तो वही मैं बच्चों को इस बार वैसे तो मैंने यही बोला है कि यार हफ्ते में एक फुल मॉक दिया करो। जो अपने बच्चे, ज्यादातर अपने बच्चे वो मेंस की प्रिपरेशन करते हुए थोड़ा टाइम हो गया, आपको पता ही है, हाँ, ज्यादातर वही बच्चे आते हैं। जो नए हैं उनको तो फिर मैं अलग तरीके से बताता हूँ, बट ज्यादातर अपने बच्चे वही हैं जो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से, और उनको थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए टाइम हो गया कि उनको मैं बोलता हूँ दो तो आप सेक्शनल मॉक्स निकाला करो हफ्ते के। सेक्शनल मॉक्स थोड़ा लाइट रहता है, फिर आपके एक तो दिमाग भी नहीं थकता, ऊपर से बाकी अपना रूटीन फॉलो करने के लिए रहता है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जैसे आज सेक्शनल मॉक दिया तो कल उसका एनालाइज करो उसी टाइम पे, जिससे कि अपना एनालिसिस भी ज्यादा फ्रेश माइंड से हो पाए। क्योंकि एक बार आप मॉक देते हो ना, प्री में तो ज्यादा लोड रहता नहीं, इतना दिमाग थकता नहीं, पर मेंस वाले में दिमाग थोड़ा टायर्ड हो जाता है, फिर बाकी का रूटीन भी एकदम मैसअप हो जाता है। तो उस दिन दिया, उसके अगले दिन एनालिसिस कर लो। और सेक्शन मॉक्स और फुल मॉक जैसे वीक में एक देने के लिए मैं बोलता हूँ संडे को, कि संडे को वैसे मैं भी कोई क्लास इसलिए नहीं लेता, मैं भी रिलैक्स ही करता हूँ कि भाई आज आप आराम से दो दे के आप अपना 2.5-3 घंटे का जितना भी टाइम है वो दो, फिर आराम से आगे आप एनालाइज करते रहे। तो सेक्शन मॉक्स वगैरह देने का इसलिए क्योंकि मैंने एक चीज जो 2020 से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मेरे को भी टाइम के साथ साथ ही सीखने को मिली है कई चीजें कि यार पेपर अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि बच्चे को पेपर अटेम्प्ट करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके जैसे ही, जैसे आपके साथ वाले भी मैंने कई बच्चे देखे, 2020 में भी देखे थे, 2021 के रिक्रूटमेंट में कई बच्चे ऐसे थे जो सेम लेवल पे थे, जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये बच्चे भी क्लियर जरूर करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं कर पाए, 1 मार्क से 2 मार्क से, या मेंस क्लियर कर लिया पर उतना कट ऑफ से गैप नहीं ला पाए जितना ला सकते थे वो। और उसका मेन रीजन ये था कि वो कभी बनाना तो सीख गए सवालों को, बट पेपर का सही से अटेम्प्ट करना कभी सीख ही नहीं पाए। तो वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा आप एग्जाम्पल के थ्रू बताओ मेरे को, क्योंकि आपने तो सारे मेंस के एग्जाम दिए थे। पेपर अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक चीज ही बोलूंगा कि अगर तुम स्टार्टिंग में, एक चीज बोलूंगा पहले, ये कॉन्फिडेंट रहो। तुम जितना भी तुम्हें प्रैक्टिस किया, जितना भी कुछ किया, सब कुछ हो गया, बट तुम्हें अगर नर्व कंट्रोल करना नहीं आता एग्जाम में तो बहुत प्रॉब्लम होगा। और उसके ऊपर एग्जाम में शायद सोचो कि क्वेश्चन 1 आया और तुम्हें ओके देख के पता चल गया कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और वो पजल है, तो मैं बोलूंगा उसको करो। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट है मेंस में कि तुम कर सकते हो, अगर तुमने कर दिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही स्टार्टिंग में बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा। और सोचो अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता तुम्हें, बहुत टफ क्वेश्चन है वो, तुम्हें लगता है टाइम लेगा, स्किप करो, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया सेम, अगर तुम्हें लगे कि आता है करो, नहीं आता चले आओ। ऐसे करते करते तुम्हें वो आइडियल क्वेश्चन मिल ही जाएगा कि जो तुम्हें
कॉन्फिडेंट हो कि तुम कर पाओगे। और मेंस में एक चीज ये है, जो तुम्हें कॉन्फिडेंस लगता है कि ये मैं कर ही दूंगा, वही अटेम्प्ट करो। मतलब फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट 20-30 मिनट्स में तुम वही सिर्फ अटेम्प्ट करो कि तुम्हें जो लगता है कि तुम कर ही सकते हो। और एक और चीज है कि मिसलेनियस, पहले मिसलेनियस खोजो रीजनिंग में, मेंस में स्पेशली, कि मिसलेनियस टॉपिक्स जिसमें तुमने बहुत कमांड किया है वो तुम ढूंढो और वो करो। और अगर मिसलेनियस नहीं कर पाए तो पजल तो उधर वैसे ही प्रेशर बहुत होता है, और अगर वो पजल थोड़ा भी घुमा दिया ना तो तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा और प्रेशर कंपाउंडिंग होगा। तो एक ही चीज है, मिसलेनियस करो, तुम्हें एक दो पजल्स करने लायक मिलेगा ही उधर। तो पेपर वो ऐसे ही सेट करते हैं कि 25, 26, 60 में अचीवेबल हो। जस्ट यू हैव टू फाइंड द राइट सेट ऑफ क्वेश्चन, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, जैसे आपका डेटा सफिशिएंसी हो गया, जैसे आपका कोडेड डायरेक्शन हो गया, कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, कोडेड इनइक्वालिटी आया इस साल हर एग्जाम में शायद, कोडेड सिलोगिज्म्स आया। तो इन बिल्कुल। सबको मतलब इतना इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि इसमें मार्क्स ना कटे। हाँ और एक दो पजल्स आता ही है कि वो मॉडरेट लेवल आता है कि वो तुम कर ही सकते हो। बिल्कुल हाई बिल्कुल। पजल्स को तो मैं हाई पजल्स को तो मैं देखता भी नहीं हूँ। और एक और चीज, जिन लोग का सीआर अच्छा है, क्रिटिकल रीजनिंग, मैंने तो आज तक नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया कि मैं रिस्क नहीं लेता। जिनका अच्छा है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उससे मार्क्स आ सकता है। बिल्कुल। तो यू हैव टू जस्ट चूज द क्वेश्चन, कि पहले ही अगर पजल हार्ड आ गया कि 10 मार्क्स का पजल है और तुम हम्म। सोचो कि 10 मार्क्स मिल जाएगा, हाँ, ये और अगर गलती उसका नहीं। ये गलती अपने कई स्टूडेंट्स ने की थी। मेरे को बोला था कि सर स्टार्टिंग में 2-2 मार्क्स का पजल दिख गया था और ऐसा लग रहा था कि ये तो कर दिया, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा पर कर दिया तो फिर सेट हो जाएगा। और हाँ, सर तो वो वो हुआ भी 10 नहीं। मार्क्स के वो 10 मार्क्स का हुआ भी नहीं। और पता है प्रॉब्लम क्या आता है, ये नहीं कि वो हो नहीं सकता था उनसे, जैसे 8-9 मिनट हुए ना तो फिर इनके दिमाग में टेंशन आने लग गया कि यार 8-9 मिनट हो गए और अभी भी केस बनते ही जा रहे हैं, सॉल्व होता ही जा रहा है। तो फिर वहां पर फिर वो कॉन्फिडेंस लैक कर जाते हैं, और एक बार कॉन्फिडेंस आपने लैक किया, खुद पे विश्वास गया, फिर बाकी बचा हुआ पेपर तो डूबना पक्का ही है। हाँ, तो वो लालच में नहीं आने का, पहले मिसलेनियस कंप्लीट कर लो, पूरा उधर से मार्क्स ले लो। 15 तो मार्क्स आता ही है मिसलेनियस का। उसके बिल्कुल। बाद तुम पजल्स पजल्स ढूंढो। दो हाँ पजल्स मिल ही जाएगा तुमको कि 10 मार्क्स का, तो 25 मार्क्स तो ऐसे ही होगा। 25 मार्क्स से तो तुम्हारा एग्जाम ही क्लियर हो जाएगा शायद, 25 अगर रीजनिंग में ही आ गया तो, अरे बहुत क्योंकि वो बढ़िया। बहुत नंबर है। बहुत। आपके कितने नंबर आए थे आईबीपीएस पीओ में रीजनिंग में? मेरा 24.5। एसबीआई पीओ में भी मैंने 28 अटेम्प्ट किया था, तो मेरे को पता था कि 25-26 ही आएगा उधर। और आईबीपीएस क्लर्क में? आईवीएस क्लर्क नहीं दिया था। अच्छा एसबीआई अच्छा। क्लर्क में भी 28 अटेम्प्ट था। 28 अटेम्प्ट था सभी में। अच्छा, आरआरबी भी दिया था ना आपने? हाँ, आरआरबी भी दिया था, उसमें भी 32 आया था 50 में अरे शायद। वाह यार, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो मार्क्स तो रीजनिंग में तो बड़े शानदार है। अच्छा, अपने रीजनिंग की सारी बात नहीं करनी क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है रीजनिंग तो सर इम्पोर्टेंट हाँ नहीं, क्योंकि रीजनिंग हाँ में तो हम सबके मार्क्स आ जाते हैं पर बाद में स्कोर कार्ड में किसी के नंबर नहीं दिखते हैं फिर बाद में वो यही सोचते रह जाते हैं कि सर क्वांट और जनरल अवेयरनेस नहीं आती या सर हमें इंग्लिश नहीं आती। उन बच्चों से मैं हमेशा पूछता हूँ आप लोगों के रीजनिंग में कितने नंबर है? रीजनिंग में नंबर 12 है, 13 है और 14 है सर, 13, 14, 15 नंबर आ जाते हैं। तो वो थोड़ा ना कोई अच्छे मार्क्स हैं। जब रीजनिंग में अच्छा पढ़ के आप 25-25 मार्क्स तक पहुंच सकते हो तो फिर क्यों नहीं पहुंचते? फिर वो बाकी सेक्शन की भी थोड़ी भरपाई कर देता है। तो आप चलो अपने बाकी सेक्शन की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले जनरल अवेयरनेस ही सबसे जो बच्चों को, क्योंकि वैसे भी जनरल अवेयरनेस थोड़ा ट्रिकी हो गया है यार, पिछले 2 साल से काफी वैसा मुश्किल देने लग गया आजकल, ऐसा इतना इजी नहीं आता। मेरे मेरे लिए तो अच्छा ही था, क्योंकि मैंने जनरल अवेयरनेस उतना अच्छे से कभी पढ़ा नहीं था। मेरे पास मेरे को एप्टीट्यूड में पूरा कॉन्फिडेंस था, मेरे को जनरल अवेयरनेस में था, एवरेज मार्क्स आ गया तो मैं बाकी इसमें संभाल लूंगा। अच्छा, और जनरल मेरा जो अवेयरनेस में वैसे स्ट्रेटेजी भी कितना, था, कितने मार्क्स आए थे आपके? मेरे आईपीएस पीओ में 12 था शायद। आईबीपीएस पीओ में 12 मार्क्स। चलो ठीक है। हाँ, 12 मार्क्स था। वैसे सोर्स क्या थे? सोर्स सोर्स बता दो जल्दी से। मैंने सोर्स था, एफएस क्लाउड था, और और एक बैंकर्स में अभिजीत सर करके है, मैं अच्छा उनको फॉलो करता था। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों को आपने फॉलो किया, स्टार्टिंग से फॉलो किया था क्या मतलब वो, या फिर ऐसा नहीं, था मैं आपको? मेरा 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 स्ट्रेटेजी अलग था कि मैं वो कभी नहीं बोलूंगा किसी को सजेस्ट, मतलब वो करो, अच्छा क्योंकि मैं प्री के बात करता था वीकली। अच्छा अच्छा क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस था कि एप्टीट्यूड में मैं कर लूंगा। तो अच्छा। इसलिए मेरे को जस्ट जीए में एक ठीक ठाक एवरेज मार्क्स लाने से ही मेरे को
ताकि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो मैंने उतना फोकस नहीं किया कभी जीए में। अच्छा अच्छा, तो आपने, ये भी एक अच्छा सजेशन है कि यार हमें चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप थोड़ी तैयारी कर ले, तो स्टार्टिंग में तो किसी को नहीं पता चलता कि यार हमारा क्या स्ट्रांग होगा क्या भी, पर कुछ टाइम के बाद आप फिगर आउट करना स्टार्ट कर जाते हो कि यार ये सब्जेक्ट में मेरी पकड़ ज्यादा है, तो इसमें मैं और ज्यादा पकड़ कर लूँ ना, तो जिसमें थोड़ी सी कम है ना उसकी भरपाई मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स की तरफ अपना इंक्लिनेशन ज्यादा होता है, अपना जो उसमें जो एप्टीट्यूड होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, तो ये फिगर आउट करना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आकाश की एक बहुत अच्छी सजेशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक ये फिगर आउट नहीं किया कि यार इंग्लिश मेरा थोड़ा कमजोर है तो इसकी भरपाई मैं कहाँ और कर सकता हूँ, या क्वांट्स मेरा ज्यादा स्ट्रांग है तो इसकी भरपाई यहाँ से हो सकती है, तो ये भी एक अच्छा है। अच्छा, क्वांट्स के लिए क्या सजेशन, आपके क्या सोर्सेस थे? क्वांट्स के लिए मैंने सिर्फ मॉक देता था, और एक सिंह सर थे, अच्छा अच्छा, सिंह सर के क्लासेस लेता था। हाँ, तो और मॉक देता था, और एक अनअकैडमी में हर्षल सर है, अच्छा अच्छा हर्षल सर को मैं फॉलो करता था, तो अच्छा वो मैथ्स के लिए बहुत अच्छे सोर्स है। अच्छा तो इन दोनों को मैंने किया था फॉलो। और गाइडली में मीनाक्षी मैम भी है, तो उनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा फॉलो, मैं सबको देखता था कि जही कहीं पे अगर क्लास चल रहा, तो मेरे मैं अलग से कुछ प्रैक्टिस नहीं करता था, जिधर लाइव क्लास चलता था मैं उधर बैठ जाता था प्रैक्टिस करने के लिए कि ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, सॉल्व करता हूँ। और मेंस के लिए क्लासेस नहीं करता था, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन टीचर आता ही था क्योंकि वो खुद से करवाने के लिए, हाँ, दूसरों से वो सॉल्व नहीं होंगे, तो मैं मेंस के लिए बस मॉक्स देता था, मॉक्स और मॉक्स बस बॉक्स, सबमिट करके मॉक्स लगाता था। अच्छा और अच्छा, एक चीज ही बोलूंगा कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, इन पे फोकस छोड़ दो, हम्म क्योंकि वो सब बनाते हैं। हम्म एरिथमेटिक को सबसे ज्यादा फोकस करो, अगर तुम्हारा एरिथमेटिक स्ट्रांग हो गया तो हम्म, डीआई कैसलेट ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो स्पेशल प्रेफरेंस दो एरिथमेटिक के हर टॉपिक्स को। अच्छा तुम वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ सकते हो, बट और कोई टॉपिक तुम छोड़ नहीं सकते, अच्छा, क्योंकि अभी पेपर बहुत डायनामिक हो जाता है कि एसबीआई पीओ में क्या क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट मतलब एक कैसलेट टाइप दे दिया, वो हम्म ए बी सी डी ई फाइंड करना होगा। हम्म, तो ए में तुम्हारा टाइम और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है, बी में तुम्हें टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लग रहा है, सी में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, तो पूरा पंचअप होता है। अच्छा अगर अच्छा, तुम्हें पूरा सब टॉपिक्स नहीं आता तुम नहीं कर सकते। और अभी मेंस में क्वेश्चन तो लॉजिकल भी आ रहा है अभी, हम्म तो तुम्हारे एप्लीकेशन स्किल्स भी बहुत मतलब होना चाहिए कि, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। मैं तो बोलता हूँ लाइव क्लासेस करो, हम्म बट एक हद तक करो, उसके बाद पूरा प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर तुम्हारा बेस बन गया तो तुम लाइव क्लासेस करके हम्म। क्या करोगे मैथ्स में। हाँ, वो फिर और प्री के लिए फिर स्पेशली मैं, फिर वो क्लासेस बस वो प्रैक्टिस का सोर्स बन जाना चाहिए कि हाँ भाई बाद में रिकॉर्डेड हाँ, फास्ट स्पीड में, या फिर जो स्पीड इंक्रीज करके आप आराम से अपनी प्रैक्टिस करो, बस उससे वो बात हो और जाती है। प्री का तो मैं ये बोल रहा हूँ, मेंस के लिए तो तब भी कर सकते हो क्लासेस, क्योंकि उधर वो बहुत वास्ट एरिया है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही। अच्छा, आपके और क्वांट्स में कितने मार्क्स आए थे? मेरा क्वांट्स में आया था 25 आईयूपीएस पीओ में। अरे वाह यार, बहुत ही ज्यादा, ये तो रीजनिंग से भी ज्यादा है। हाँ, तो बैकग्राउंड क्या है अपना वैसे, किसमें मेरा ग्रेजुएशन? इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स था। इकोनॉमिक्स, ओके। अच्छा, तो अपने इंग्लिश के लिए क्या किया ये भी बता दो, फिर कंक्लूड करते हैं। मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से ही था, मतलब मेरा स्कूलिंग फूलिंग सब इंग्लिश मीडियम से था, तो मेरा उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था इंग्लिश के लिए, तो मैंने सिर्फ मॉक्स और एडिटोरियल्स दिया था, अच्छा, और मैं उस पर ही डिलाई किया था। तो मैं सबको बोलूंगा जो वीक भी है कि कुछ मत करो, ग्रामर व्रामर उतना रूल तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कभी, और कंफ्यूज अच्छा भी हो जाओगे। अच्छा, हाँ, तो एडिटोरियल्स लो। हम्म अगर तुम्हें वीक है तो तुम चार चार एडिटोरियल्स एक साथ पढ़ो, और तुम अच्छा, एक महीना पूरा पढ़ते रहो। हम्म तुम एक महीने बाद खुद से तुम्हें समझ में आने लगा। बट ऐसा नहीं कि, मैं बहुत बच्चे देखा है, मैं जब बोलता हूँ एडिटोरियल्स पढ़ो, तो हम्म, वो जस्ट पढ़ते हैं, वो समझते नहीं है कि वो करते हैं कि ये टास्क है, पूरा पढ़ लिया, ओवर हो गया। बट उसको तुम्हें कॉम्प्रिहेंड भी करना आना चाहिए कि हाँ हाँ, बिल्कुल समझ के खुद के वे में तुम्हें रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। अगर बिल्कुल जब तुम्हें वो आ जाएगा तो तुम्हें पूरा इंग्लिश की मतलब समझ में आ जाएगा, तब तुम मॉक्स में भी तुम अपना डेवलपमेंट देखोगे। बिल्कुल। तो एडिटोरियल्स को पढ़ने के लिए मत पढ़ो, समझ के पढ़ो। चलो सही है, इंग्लिश का भी बता दिया, फिर तो अपने सारे हो ही गए। तो अपने ये सेशन कंक्लूड करें उससे पहले कोई लास्ट आपके सजेशन टिप्स बच्चों के लिए जो अभी जैसे कि एसबीए क्लर्क की है,
SBI जूनियर एसोसिएट्स का चल रहा है कि इस महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा, ज़्यादातर ये सुनने को मिल रहा है। तो कैसे क्या टारगेट करना चाहिए बच्चों के अभी करंट स्टेज पे, अभी करंट टाइम पे, आज के दिन क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए? जितना जो लोग क्रिकेटर भी है, मतलब एक मंथ हो गया जिनका प्रिपरेशन, और जो लोग कर भी रहे हैं, तो एक ही चीज बोलूंगा कि जब तक नोटिफिकेशन ना आए, मेंस के लिए फुल प्रिपेयर करो, क्योंकि एट द एंड सिलेक्शन मेंस ही देगा। प्री जैसे क्वालिफाइंग स्टेज है, उन लोग को बस टॉप इंटू 10 टाइम्स लाने के लिए, बट तुम्हारा सिलेक्शन मेंस ही देगा। तो अभी जितना दिन नोटिफिकेशन ना आए, पूरा मेंस का करो, प्री छोड़ दो पूरा। प्री लाइव क्लासेस में ही करो सिर्फ, अलग से कुछ प्रैक्टिस मत करो, लाइव क्लासेस ही एनफ है तुम्हें। और मॉक दो और लाइव क्लासेस से प्री का एनफ हो जाएगा। स्पेशल एम्फेसिस दो तुम मेंस का। और उसके बाद बोलूंगा कि एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस। मैं हर जगह ये चीज बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस। और इतना बड़ा स्टेज में इतना लोग जब कॉम्पीट कर रहे हैं, और तुम्हें जब कुछ मतलब कुछ सीट्स में अपना नाम लाना है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ कि मैं कर लूंगा। जितना भी टफ आ जाए क्वेश्चन, जितना भी लोग आ जाए, मैं कर लूंगा, एंड यू विल सेल थ्रू। और एक चीज बोलूंगा कि एक्सक्यूज मत दो कि ये नहीं था, वो नहीं था, कुछ नहीं था। मैं एक बोल रहा हूँ, मैंने जो प्रिपेयर किया 1.5 साल, तो मेरा लैपटॉप खराब हो गया था स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन मोबाइल में किया है। तो जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो तुम एक्सक्यूज दे के क्या ही करोगे, तुम्हारा चेंज तो नहीं होगा वो। तो जो है उसी से प्रिपेयर कर लो, एंड कर लोगे। कि मैंने खुद खुद ने किया है। तो लैपटॉप सही क्यों नहीं करवाया? सर वो मैं उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था तब मेरा। अच्छा। मैं डैड आई लॉस्ट माय डैड व्हेन आई वाज गिविंग माय बोर्ड एग्जाम्स। तो ओके। मम्मी ने पूरा ले लिया था फाइनेंशियली। अच्छा। तो मैं बेफालतू का मम्मी को और थोड़ा नहीं देना चाहता था प्रेशर की इसको सही कराओ, ये कराओ। पर वो आप वैसे हो कहाँ से, मतलब घर कहाँ पर है? मैं कोलकाता से हूँ। प्रॉपर कोलकाता? कोलकाता वेस्ट। हाँ, प्रॉपर कोलकाता, कोलकाता तो वेस्ट बंगाल। कोलकाता में तो वो कैफेज नहीं होते क्या, वो नेट वाले कैफेज जाके अपने सिस्टम पे मॉक्स वगैरह दे सको? नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हो गया था, मैंने पूरा प्रिपरेशन मोबाइल में दिया दिया था, तो मेरे को यूज टू हो गया था एक टाइम के बाद। अच्छा अच्छा। चलो, तो भाई आकाश ये बोलना चाहते हैं कि ये एक्सक्यूज नहीं बन सकता है कि इस आकाश कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बट अगर पॉसिबल हो पाए तो कंप्यूटर लैपटॉप का जुगाड़ कर लेना, क्योंकि आपको हाँ टेस्ट में हाँ देना है। तो अगर हाँ। तो नहीं मैं हो पाता, मैं जो ऐसे एकदम ऐसे एकदम बहुत सारे। फाइनेंशियली वीक जो, हाँ। हाँ। हाँ, वो जो एकदम आकाश फाइनेंशियली तो वीक फिर है, भी तो वो बोल सकते आकाश तो फिर भी कलकत्ता में रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गांव से बिलोंग रहते हैं, प्रॉपर रूरल एरिया से हैं, उनके लिए लैपटॉप कंप्यूटर ऑर्गेनाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और वो भी डेली बेसिस पे करना। ऐसा हो गया कि कभी कभी टाउन गए, शहर गए, तो वहां पर अलग बात होती है कि हाँ आए हैं तो हो सकता है कर ले। बट रेगुलर बेसिस पे जो रूरल एरिया से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, उनके पास मोबाइल की ही सुविधा होती है, उसी की फैसिलिटी होती है। तो उससे भी आकाश बोल रहे हैं, उससे भी पॉसिबल है। कोई भी चीज को एक्सक्यूज मत बनाओ। कोई भी मुश्किल आती है लाइफ में तो उसको एक्सक्यूज नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखा करो। वो हमेशा अपने सामने प्रेजेंट करती है कि हमारे पास ये ग्रोथ करने का मौका है। जब भी कोई मुश्किल आती है ना आपकी लाइफ में, तो दो रास्ते होते हैं, या तो उसको देख के परेशान होते रहो, उसको देख के रोते रहो, और दूसरा साइड होता है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी लो कि हाँ अब इसको मैं पार करके अपनी ग्रोथ की नेक्स्ट स्टेज में जाऊंगा। क्योंकि ग्रोथ तभी करते हैं जब अपने मुश्किलों को फेस करते हैं, उनको ओवरकम करते हैं। तो आपकी जैसे कि आकाश का लैपटॉप खराब हुआ, तो वहां पर दो चांसेस थे आकाश के पास, या तो उसको लेके वो परेशान हो जाए और अपनी तैयारी खराब कर दे, बट उसके बजाय उसने पॉजिटिव रास्ता सेलेक्ट किया, उसको एक अपॉर्चुनिटी देखी कि कोई बात नहीं, ये नहीं है, इसके बजाय मैं मोबाइल से करूंगा, और वहां पर उसकी फिर ग्रोथ हुई, और आज आपके सामने ही। तो वो ये हर सिचुएशन को ऐसा लिया करो कि हमेशा उसकी पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा करो, चीजों को लेके बेटर करने की कोशिश किया करो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने इसी के साथ आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद यार अपना टाइम निकालने के लिए। करंटली आकाश SBI में एज ए जूनियर एसोसिएट वर्क कर रहे हैं। आज संडे था, तो वैसे तो पिछले संडे का ही टारगेट था रखने का, बट शेड्यूल बड़ा हेक्टिक चल रहा है, इसलिए मैं रख नहीं पाया था। तो आज आकाश ने हम सभी के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अलॉट। आप लोगों के लिए बहुत बहुत वैल्यूबल सजेशंस दिए हैं, बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं, क्योंकि आकाश ने सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं किया, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम क्लियर किया। बहुत सारे बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं बट
बहुत कम बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ करते हैं। तो आकाश ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं सभी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, सिर्फ एक SBI PO को छोड़ के, जहां तक मुझे याद है। SBI PO में फाइनल फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था फाइनल उनका। सिलेक्शन नहीं हुआ था। इंटरव्यू में जाके हाँ वो इंटरव्यू। एक बैड डे था मेरे लिए कि मेरा हाँ मैथ्स जो वीक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था वो उधर में हाँ क्लिक नहीं हो हो जाता पाया था। हो जाता और हाँ है। हाँ, मैं ये एक चीज बोलूंगा कि ये अच्छा पॉइंट दिया कि मैं प्रिपरेशन शुरू करता था 8 बजे, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि 8 बजे जब एग्जाम होता था मेंस का, तो मैं 1 बजे तक पढ़ाई करता था, उसके बाद खा के थोड़ा रेस्ट लेता था। और भाई SBI का एग्जाम ही था 1 बजे स्टार्टिंग, तो वो मेरा डोजिंग ऑफ टाइम था। अच्छा। और उसी टाइम मैंने कभी मॉक नहीं दिया था। तो वो एक चीज सभी एस्पिरेंट्स थोड़ा देख लेना कि हाँ, दोनों टाइम में थोड़ा थोड़ा मतलब रेडी रहने का। ओके ओके ओके, आपकी जो साइकिल है ना, साइकिल जो भी आप लोगों की रहती है, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना एग्जाम की टाइमिंग के अकॉर्डिंग। जो बात बिल्कुल सही भी है यार, दोपहर में मैं भी आधा घंटा 1 घंटा सोता हूँ, तो वो उस टाइम वो हमेशा लो फील करता ही करता हूँ। अगर सो ना हो, चाहे कुछ और भी काम करना पड़े, तो वो लो फील होता ही होता है। तो वो अपनी साइकिल ही ऐसे सेट हो जाती है कि उस टाइम होना ही होना है। तो आप लोगों को इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया एग्जाम अपने, ऐसा तो नहीं है कि जब अपना रेस्ट पीरियड हो उस टाइम अपने को एग्जाम देना पड़ रहा है तो कुछ दिन पहले उसको एडजस्ट करना स्टार्ट कर दो। कुछ टाइम के लिए करना है, हमेशा के लिए नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए करना है, जिससे कि उस टाइम अपने को 100% एफिशिएंसी रहे, अपने लो फील ना करे, कम एफिशिएंसी ना हो जाए, बस इसकी। चलो ठीक है आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद यार हाँ अपना टाइम देने के लिए। तो अपने आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं। जितने बच्चे जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज गाइज सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत जरूरी सजेशंस आज आप लोगों को आकाश ने दिए, इनको सीरियसली लीजिएगा और इन पे काम कीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट ईयर जब मैं फिर से जूम की सेशन करूंगा, इनमें आप में से एक कैंडिडेट मेरे साथ जुड़ा होगा एज आ SBI PO, IBPS PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क या RRB के ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।